नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए समर्पित हिंदी मॉक टेस्ट गागर में सागर सीरीज जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है, इससे आप लोगों को आपकी परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कादंबरी के रचयिता कौन हैं? कादंबरी की रचना बाण भट्ट ने की थी। किसने की थी? बाण भट्ट ने की थी। बाण भट्ट ने एक और प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है हर्षचरित। क्या नाम है? हर्षचरित। बाण भट्ट से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और हर्षवर्धन कौन थे? हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे। कौन थे? कन्नौज के राजा थे। और ये जो हर्षचरित रचना है ये हर्षवर्धन के शासनकाल पर आधारित है। ठीक है। वाल्मीकि की प्रमुख रचनाओं में रामायण है। रामायण कौन सी है? रामायण। वात्सायन की प्रमुख रचनाओं में कामसूत्र, कामसूत्र, कामसूत्र और न्याय सूत्र है। कामसूत्र और न्याय सूत्र ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? वात्सायन की हैं। तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, 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 कवितावली, 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 गीतावली, गीतावली और जानकी मंगल प्रमुख हैं। और जानकी मंगल इनकी प्रमुख रचनाओं में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन हैं? हिंदी साहित्य के कालखंडों में एक काल भक्ति काल है। कौन सा काल है? भक्ति काल है। भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, निर्गुण शाखा, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा, और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा को आगे दो और भागों में विभाजित किया जाता है, ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। कौन सी? प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। आश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में कबीरदास हैं, कबीरदास हैं, रैदास हैं, रैदास हैं और नानक हैं। कौन है? नानक हैं। और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। सगुण शाखा को अगर देखें तो इसे भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास हैं। और कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में सूरदास हैं। कौन है? सूरदास हैं और रसखान हैं। कौन है? रसखान है। इस प्रश्न को आप देखिए तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? गबन प्रेमचंद की रचना है, रंगभूमि प्रेमचंद की रचना है, कर्मभूमि प्रेमचंद की रचना है, ध्रुव स्वामिनी प्रेमचंद की रचना नहीं है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न देखिए, राम का मुख चंद्र के समान है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार अर्था अलंकार का एक भेद है। और इसमें क्या किया जाता है, जब उपमेय को, जब उपमेय की उपमान से तुलना कर दी जाती है, उपमेय की उपमान से तुलना कर दी जाती है। सरल शब्दों में अगर हम समझें तो इसमें क्या होता है, उपमेय को उपमा दे दी जाती है।
क्या किया जाता है, उपमा दे दी जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब इसमें उपमेय और उपमान क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। वाक्य एक पंक्ति है आपकी, राम का मुख, राम का मुख चंद्र के समान है, चंद्र के समान है, राम का मुख चंद्र के समान है। इसमें जो उपमेय है वो ये है, राम का मुख, और उपमान क्या है, वो ये है, ये क्या है, उपमान है, क्या है, उपमान है, और ये क्या है, उपमेय है, क्या है, उपमेय है। उपमेय की उपमान से तुलना कर दी जाती है, क्या कर दिया जाता है, तुलना कर दी जाती है, या उसको उपमा दे दी जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। श्लेष अलंकार क्या होता है, श्लेष अलंकार शब्द अलंकार का भेद है, और श्लेष अलंकार का मतलब होता है इसमें एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। और यमक अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार भी शब्द अलंकार का भेद है, और यमक अलंकार उस पंक्ति या काव्य में होता है जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, क्या हो, एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार ये अर्थ अलंकार का एक भेद है, और जब उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, क्या किया जाता है, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, उपमान मान लिया जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। मतलब उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, यहां उपमा दी जाती है और यहां क्या किया जाता है, उपमेय को उपमान का रूप ही दे दिया जाता है, मतलब उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है, अनुराग भक्ति रस का स्थायी भाव है, किस रस का स्थायी भाव है, भक्ति रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, क्या होता है, उत्साह होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, क्या होता है, निर्वेद होता है। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह होता है, क्या होता है, स्नेह होता है। अगला प्रश्न देखिए, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा का रूपांतर हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये पूछा गया है परीक्षाओं में। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा का रूपांतर है, मतलब संज्ञा किस संज्ञा से किस संज्ञा का परिवर्तन हो रहा है। यानी गांधी क्या है, गांधी क्या है, गांधी क्या है, गांधी क्या है, गांधी एक जातिवाचक संज्ञा है, गांधी एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। और राष्ट्रपिता कैसी संज्ञा है, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता कैसी संज्ञा है, राष्ट्रपिता व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि राष्ट्रपिता एक ही होते हैं, इनका बहुवचन नहीं होता है। तो राष्ट्रपिता कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आप देखिए, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, तो ये क्या हो रहा है, ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में रूपांतर हो रहा है, क्योंकि गांधी कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, गांधी जातिवाचक है ना, और राष्ट्रपिता कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। तो इसमें रूपांतर कैसा हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसका रूपांतर हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रमेश की पुस्तक पुरानी है, वाक्य में पुरानी क्या है, वाक्य में पुरानी क्या है, पुरानी क्या है, पुरानी विशेषण है, पुरानी क्या है, विशेषण है। क्या होता है विशेषण, विशेषण वह शब्द होता है, विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है। क्या बताता है, विशेषता बताता है। और जिस शब्द की यह विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। तो याद रखिएगा, विशेष्य कौन हो सकते हैं, विशेष्य संज्ञा हो सकती है और सर्वनाम हो सकता है। क्या हो सकती है, संज्ञा हो सकती है और सर्वनाम हो सकती है। क्या हो सकते हैं, विशेष्य हो सकते हैं। तो वाक्य को आप लोग देखिए, रमेश की पुस्तक पुरानी है, क्या है, पुस्तक
पुरानी है, पुस्तक पुरानी है। अब आप लोग देखिए कि पुरानी क्या है, यहां पुरानी ही तो विशेषता बता रहा है ना। शब्द जो विशेषता बता रहा है वो कौन सा है? पुरानी है, नई है, अच्छी है, खराब है, ये सब क्या है? विशेषताएं हैं, विशेषण हैं। और पुस्तक क्या है? पुस्तक संज्ञा है। पुस्तक क्या है? पुस्तक संज्ञा है और ये विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है, विशेष्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। श्याम घर जाता है वाक्य का कौन सा प्रकार है? यह सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। ये वाक्य के तीन प्रकार हैं रचना के आधार पर। सरल वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें एक विधेय, एक विधेय और एक उद्देश्य होता है, और एक उद्देश्य होता है। मिश्र वाक्य वह वाक्य होते हैं जिनमें दो उपवाक्य, दो उपवाक्य होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। क्या होता है? दो उपवाक्य होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। याद रखिएगा बहुत अच्छे से, कभी सवाल गलत नहीं होगा, अच्छे से समझ लीजिए। आश्रित होते हैं। क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। दोनों उपवाक्य कुछ संयोजक विभक्तियों से जुड़े होते हैं। उन विभक्तियों में जो, सो, वो, की, ये कुछ विभक्तियां होती हैं जिनसे ये दोनों उपवाक्य जुड़े होते हैं। अब यहां पे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लीजिए। यदि आपको वाक्य में दो उपवाक्य दिखें और उनको जोड़ने वाली ये विभक्तियां दिखें, जो, सो, वो, की, यानी वाक्य के मध्य में ये आपको दिखें, तो आप आंख बंद करके मिश्र वाक्य उत्तर लगा दीजिए, गलत नहीं होगा। ठीक है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं। क्या होते हैं? दो उपवाक्य इसमें भी होते हैं, दो उपवाक्य इसमें भी होते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं और संयोजक विभक्तियों से ये भी जुड़े होते हैं। क्या होता है? मिश्र वाक्य में दोनों उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दोनों स्वतंत्र होते हैं और संयोजक विभक्ति से जुड़े होते हैं। जिन संयोजक विभक्ति से संयुक्त वाक्य जुड़े होते हैं उनमें ताकि, ताकि और अथवा, या, अथवा, या, अथवा, या, ये संयोजक विभक्तियां होती हैं जिनसे संयुक्त वाक्य जुड़े होते हैं। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। यदि आपको वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य दिखें और उनको जो संयोजक विभक्तियां हैं जो उनको जोड़ने वाली हैं वो आपको ताकि दिखे, और दिखे, अथवा दिखे या दिखे, और ये वाक्य के मध्य में होंगी, तो आप आंख बंद करके संयुक्त वाक्य उत्तर लगा दीजिए, आपका सही हो जाएगा। एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल देख लें। जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो सफल होगा, जो पढ़ेगा वो सफल होगा। बिल्कुल सही बात है, जो पढ़ेगा वो सफल होगा। आप देखिए संयोजक विभक्ति क्या है, वो आ गई ना, तो ये कैसा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। आप चाय पिएंगे, आप चाय पिएंगे या कॉफी, या कॉफी, या कॉफी, या कॉफी। आप लोग देख लीजिए, या की जगह हम अथवा भी कर सकते हैं। आप चाय पिएंगे या कॉफी, या आ गया ना, तो ये कैसा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम। क्या होगा? अनुपम। अगला प्रश्न देखिए।
वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। कैसी अशुद्धि है? लिंग संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि विद्वान शब्द पुल्लिंग होता है। कैसा होता है? पुल्लिंग होता है, और यह पुरुषवाचक संज्ञाओं के लिए प्रयोग होता है। और विद्वान का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो विदुषी होता है। क्या होता है? विदुषी होता है। ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। कैसा होता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है, और यही यहां पर अशुद्धि है। वह महिला बहुत विद्वान नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा? वह महिला बहुत विदुषी हो जाएगा, फिर यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में सही वाक्य पहचानिए। 3 नगरों का नाम बताइए। 3 नगरों का नाम बताइए। गलत है, शुद्ध नहीं है। 3 नगर के नाम बताइए, यह भी गलत है। 3 नगरों के नाम बताइए, यह सही है। 3 नगरों के नाम बताइए। 3 नगरों के नाम बताइए, क्यों सही है? 3 नगर ये बहुवचन में प्रयोग हो रहा है, और बहुवचन में का नहीं प्रयोग होता है, के प्रयोग होता है। तो 3 नगरों के नाम बताइए, ये कैसा हो जाएगा? सही वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। औद्योगिक शुद्ध नहीं है, औद्योगिक ये भी शुद्ध नहीं है, औद्योगिक ये भी शुद्ध नहीं है, औद्योगिक यही शुद्ध शब्द है, यही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है औद्योगिक। औद्योगिक ऐसे ही लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। कौन सा शब्द कनक का अर्थ नहीं है? कौन सा शब्द कनक का अर्थ नहीं है? छल कनक का अर्थ नहीं है। कनक का अर्थ सोना होता है, कनक का अर्थ खजूर होता है, और कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। अगला प्रश्न देखिए। स्तुति का विलोम शब्द होगा। स्तुति का विलोम शब्द निंदा होता है। क्या होता है? निंदा होता है। आलोचना का विलोम शब्द प्रशंसा होता है। क्या होता है? प्रशंसा होता है। और समालोचना का विलोम अविवेचना होता है। क्या होता है? अविवेचना होता है। अविवेचना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अलमारी में कपड़े रखे हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? यहां आप लोग देखिए, इस में विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, और जब में और पर विभक्ति का प्रयोग होता है तो वहां पर कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक हो जाता है। कौन सा कारक हो जाता है? अधिकरण कारक हो जाता है। संप्रदान कारक की विभक्ति कौन सी होती है? संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए होती है। कौन सी होती है? के लिए होती है। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ने होती है। और कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को होती है। क्या होती है? को होती है। अगला प्रश्न देखिए। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास होगा? आराम कुर्सी शब्द में अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास कौन सा होता है? जिसका प्रथम पद क्या होता है? इसका प्रथम पद प्रमुख होता है, और ये अव्यय होता है। क्या होता है? प्रथम पद प्रमुख या प्रधान होता है, और ये अव्यय होता है। कैसा होता है? अव्यय होता है, और उपसर्ग होता है। क्या होता है? अव्यय होता है, उपसर्ग होता है, और यही पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो आराम कुर्सी शब्द में ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कर्य समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण होता है। कैसा होता है? विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष्य होता है। कैसा होता है? विशेष्य होता है। अभी हमने आपको बताया था विशेष्य कौन होता है? विशेष्य संज्ञा होती है या सर्वनाम होता है। तो यहां पर दूसरा पद संज्ञा होती है। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, और 99% शब्दों में इनके मध्य में योजक चिन्ह लगा होता है। क्या होता है? योजक चिन्ह लगा होता है, और इसमें और विभक्ति छुपी होती है। क्या होता है? और विभक्ति छुपी हुई होती है। बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में कोई पद प्रधान नहीं होता है, और दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ देते हैं। क्या करते हैं? एक नया और भिन्न अर्थ देते हैं। एक नया अर्थ देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए।
निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। जिसको संबंधवाचक सर्वनाम में प्रयोग होता है सो संबंधवाचक सर्वनाम में प्रयोग होता है। जो भी संबंधवाचक सर्वनाम में प्रयोग होता है आपको संबंधवाचक सर्वनाम में प्रयोग नहीं होता है। आप किसमें प्रयोग होता है? आप पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग होता है। किस सर्वनाम में प्रयोग होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन भेद होते हैं इसके। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता होता है यानी मैं और हम, मैं और हम, मैं और हम। और मध्यम पुरुष में श्रोता होता है तू, तुम और आप, तू, तुम और आप। और अन्य पुरुष में जिसके बारे में जो बात कही जाती है वो अन्य पुरुष में होते हैं यानी वे, वह, वे, वह, ये और यह। ये सब किस में होते हैं? अन्य पुरुष में होते हैं। तो ये आपको किस में हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की, इस खाली स्थान पर क्या होगा आपको बताना है। क्या होगा? आशा। वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की आशा कोई करेगा क्या? नहीं करेगा। चिंता, जब काम हो जाएगा तब व्यक्ति चिंता करता है। संभावना कर सकता है। क्या कर सकता है? वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की संभावना है, जरूरी नहीं कि पड़ ही जाए। ठीक है, तो क्या शब्द हो जाएगा? संभावना। अगला प्रश्न देखिए। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है। क्या है? लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है दोष किसी का हो और किसी के सर उसको मढ़ दिया जाए। दोष किसी का हो और किसी के सर उसको मढ़ दिया जाए, यानी दोष किसी का और नाम किसी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कुल और कूल शब्द युग्म का सही अर्थ है। कुल माने होता है वंश और कूल माने होता है किनारा। कुल माने क्या होता है? वंश, और कूल माने होता है किनारा। तो ये आपका सही युग्म हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। सूर्य का पर्याय नहीं है, यानी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है, रवि सूर्य का पर्यायवाची है, अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची है, यामिनी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। यामिनी किसका पर्यायवाची है? यामिनी रात का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? रात का पर्यायवाची है। रात के अन्य पर्यायवाची में निशा होता है। क्या होता है? निशा रात का पर्यायवाची है। रैन रात का पर्यायवाची है। सरवरी रात का पर्यायवाची है। क्या है? सरवरी रात का पर्यायवाची है। रजनी रात का पर्यायवाची है और विभावरी रात का पर्यायवाची है। क्या है? विभावरी रात के, ये सब रात के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में तत्सम शब्द है। निम्न में तत्सम शब्द अग्र होगा। क्या होगा? अग्र होगा। एक बहुत शानदार ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं, इससे आपका जो रा से संबंधित तत्सम या तद्भव है वो कभी गलत नहीं होगा। रा को तीन प्रकार से लिखा जाता है। रा को तीन प्रकार से लिखा जाता है। आप लोग चौंकिएगा मत, चौथा प्रकार क्या होता है अभी मैं बता रहा हूं। रा को तीन प्रकार से लिखा जाता है। यह सामान्य रा होता है, इसे क्या कहते हैं? सामान्य रा कहते हैं, सामान्य रा। और ये रेफ रा होता है। ये क्या होता है? रेफ रा होता है, रेफ रा। और ये इस तरह जो लगता है ये पदेन रा होता है। क्या होता है? पदेन रा होता है। और इस तरह से जो ये लगता है ये रा नहीं होता है, ये रा नहीं होता है, ये रिर होता है। ये क्या होता है? रिर होता है। याद रखिएगा, ये रा नहीं होता है, ये रा नहीं होता है, ये रिर होता है। अब आप लोग देख लीजिए, अगर किसी शब्द में ये रा है, क्या है? ये रा है, तो वो शब्द तद्भव होगा। कैसा होगा? तद्भव होगा। और इन तीनों में से अगर कोई है, ये रेफ रा है, पदेन रा है और ये रिर है, तो वो शब्द कैसा होगा? तत्सम होगा। कैसा शब्द होगा? तत्सम शब्द होगा। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, रा से संबंधित कोई भी तत्सम और तद्भव गलत नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न देखिए।
स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि होता है, गुण स्वर संधि होता है, वृद्धि स्वर संधि होता है, वृद्धि स्वर संधि होता है, यड़ स्वर संधि होता है और अयाधि स्वर संधि होता है। ये स्वर संधि के 5 प्रकार के भेद होते हैं या स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जिह्वा के आधार पर स्वरों का एक प्रकार नहीं है। स्वरों का विभाजन जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर किया जाता है और उनमें अग्र स्वर उसका विभाजन है, पश्च स्वर विभाजन है, मध्य स्वर विभाजन है, लेकिन विवृत स्वर उसका विभाजन नहीं है। विवृत स्वर मुखाकृति के आधार पर जब स्वरों का विभाजन किया जाता है उसका एक प्रकार है। इनसे वर्ण भी पूछ लेता है कि अग्र स्वर वर्ण कौन से हैं, पश्च स्वर कौन से हैं और मध्य स्वर कौन से हैं। बहुत आसानी से समझ लीजिए। मध्य स्वर सबसे पहले याद कीजिए, इसमें एक वर्ण होता है और वो कौन सा होता है? आ। कौन सा होता है? आ। अब आप अग्र स्वर पे आ जाइए। अग्र स्वर में जो वर्ण होते हैं, ई होता है, बड़ी ई होता है, ऋर होता है और दोनों ए होते हैं। दोनों ए होते हैं। अब आप लोगों को याद कैसे रखना है? आ देखिए, ये मध्य स्वर में क्या है? आ है ना। मध्य स्वर के आगे, आ के आगे क्या है? आ के आगे दोनों ई होती हैं, दोनों ई होती है ना। और ऋर को आपको याद रखना है और इन दो ए को याद रखना है। अगर आपने ये ट्रिक, अगर आपने ये टेक्निक समझ ली, आ के आगे क्या है? आ के आगे क्या है? ई है। ई है ना, दोनों ई। अब ऋर को याद रखिए और दोनों ए को याद रखिए, अग्र स्वर याद हो जाएगा। अब इनके बाद जो बच गए वही सब पश्च स्वर में आ जाएंगे। इनके बाद क्या बच गया? इनके बाद बच गया बड़ा आ बच गया, ऊ बच गया, बड़ा ऊ बच गया और क्या बच गया? दोनों ओ बच गए, दोनों ओ बच गए। ठीक है, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में सिंदूरी क्या है? वाक्य में सिंदूरी आपसे पूछा है, क्या सिंदूरी विशेषण है? क्या विशेषण? तो भैया लाल भी है इसमें, विशेषण तो लाल भी है, तो विशेषण तो नहीं है। क्रिया विशेषण है क्या? जी नहीं, क्रिया विशेषण नहीं है। बचा क्या? प्रविशेषण है। सिंदूरी क्या है? सिंदूरी प्रविशेषण है। प्रविशेषण क्या होता है? जो शब्द या जो विशेषण, जो विशेषण विशेषण की भी विशेषता बता दे। क्या कर दे? विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बता दे तो वो क्या होता है? प्रविशेषण होता है। क्या होता है? प्रविशेषण, प्रविशेषण होता है। ठीक है, कश्मीरी सेब लाल होता है, यहां तक तो ठीक है, ये लाल इसकी विशेषता बता रहा है, लेकिन ये सिंदूरी लाल होता है, इस लाल की भी विशेषता बता दी किसने? सिंदूरी ने। तो सिंदूरी क्या हो गया? आपका प्रविशेषण हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर इस पैराग्राफ को पढ़ने के आधार पर देने हैं। पैराग्राफ को हल करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर पैराग्राफ से ही ढूंढने होते हैं, बाहर आपको नहीं खोजना होता है। तो आइए सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। क्या है? अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूं। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्पित शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह और हृदय में निर्मलता, शीतलता स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम किए, बिना किसी खर्च के, किसी उपचार के बिना पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर
छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। क्या होगा? छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। क्या करते हैं? मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। क्या होता है? चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी यानी डायरी में दिन भर की वो घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रह सके, कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी यानी डायरी पढ़ने पर हम अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं ही हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी सी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। वैसे तो ये पैराग्राफ से आपको उत्तर देने हैं, लेकिन बहुत शानदार पैराग्राफ है। शांत रहने की कोशिश सबको करनी चाहिए, क्योंकि क्रोध जो है अक्ल को खा जाता है। क्रोध किसे खा जाता है? क्रोध अक्ल को खा जाता है। अब आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है शांत रहो और सुखी रहो। क्रोध के इर्द गिर्द ये घूम रहा है, क्रोध को कम करने की बात कर रहा है, तो क्या कहे? उसका उत्तर हो जाएगा शांत रहो और सुखी रहो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? महायोग नाम दिया गया। यहां पे देखिए क्या करना है हमको? क्रोध करने की हो, इस पर अपने को शांत रखना ही योग है। क्या है? शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। तो क्या कहा गया है? महायोग कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए। क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं? आप लोग देखिए यहां पे क्या है? पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर हो जाते हैं। क्या होता है? छोटे मोटे रोग दूर भाग जाते हैं, यानी पाचन क्रिया से जुड़े रोग ठीक हो जाते हैं। पाचन क्रिया से जुड़े रोग ठीक हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। चिंता की रेखाएं कहां उभर आती हैं? आप लोग देखिए क्या है? इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ओजस्वी चेहरे पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? क्या करें रात को? देखिए पैराग्राफ कहता है अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी यानी डायरी में दिन भर की वे सभी घटनाएं लिखते रहें। क्या करें? क्रोध के अनुभव को डायरी पर लिखें। क्रोध के अनुभव को डायरी पर लिखें। आप लोगों की आज की क्लास का यह अंतिम प्रश्न था। अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।